हेलो एवरीवन, मैं हितेश ठाकुर पीएसएम एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। जिस प्रकार हर विषय का एक बेस होता है, वैसे ही हिंदी का बेस है वर्ण ध्वनियाँ। वर्णों के बारे में हम विस्तृत से जाने बिना हिंदी व्याकरण के अन्य टॉपिक को बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। जब तक हमारा वर्ण बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तब तक हमें संधि बहुत अच्छे से नहीं बनेगी। और ऐसे ही बहुत सारे टॉपिक हैं हिंदी व्याकरण में जो वर्ण से ही रिलेटेड है। तो आज हम वर्ण के बारे में विस्तृत से जानने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण और अयुग्मवाह के बारे में विस्तृत से जानेंगे। इसके बाद हम सभी वर्णों का उच्चारण स्थान देखेंगे कि कहाँ पर होता है इनका उच्चारण स्थान। फिर हम प्राणत्व के आधार पर वर्णों को पढ़ेंगे और उसके बाद हम घोषत्व के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्ण या ध्वनियाँ। तो चलिए, हिंदी पढ़ने के पहले सबसे पहले हम हिंदी शब्द को जानते हैं और इस हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई है इसे हम समझते हैं। तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति को समझने के लिए हमें इतिहास में जाना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत में विदेशियों द्वारा कई आक्रमण किए गए, जिसमें सबसे पहले ईरान के द्वारा आक्रमण किया गया था। और ईरान का एक शासक जिसका नाम साइरस था, जो हखमनी वंश का शासक था, उसने हमारे भारत में सबसे पहले आक्रमण किया था। लेकिन वो सफल नहीं हो पाया था, वो अपने साम्राज्य को स्थापित करने में सफल नहीं हो पाया था। उसी के बाद ईरान का ही हखमनी वंश का एक दूसरा शासक था, जिसे हम डेरियस कहते हैं या दारे बाहू कहते हैं या दारा भी कहा जाता है। तो इसने ईरान का ये दूसरा शासक था जिसने हमारे भारत में आक्रमण किया था, और ये लगभग 516 ईसा पूर्व की बात है। उसके बाद में यूनानियों का आक्रमण हुआ, जिसमें सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसने हमारे भारत में आक्रमण किया था। ये बात है लगभग 326 ईसा पूर्व की। उसके बाद अरबों का आक्रमण हमारे भारत में हुआ, जिसमें 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण हुआ। उसी के बाद में मुगलों का आक्रमण हुआ। उसी के बाद में फिर यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले ईरानियों की। तो सबसे पहला जो आक्रमण था ईरानियों का, तो जिसमें साइरस ने आक्रमण तो किया था, लेकिन वो हमारे भारत में साम्राज्य स्थापित करने में सफल नहीं हो पाया था। तो साम्राज्य की बात करें तो हमारा जो भारत था उस समय अखंड भारत हुआ करता था, जिसमें यहाँ पर मगध साम्राज्य था। यहाँ पर कौन सा साम्राज्य था? मगध साम्राज्य, जो बहुत शक्तिशाली बनकर उभरा, जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा कर चुका था और वो लगातार अपने साम्राज्य का विस्तार करता जा रहा था। लेकिन पश्चिमोत्तर भारत में जो छोटे छोटे प्रांत थे, जैसे गांधार हो गया, कंदहार हो गया, पंजाब हो गया, तो ये जो छोटे छोटे प्रांत हैं, इनके राजा आपस में ही लड़ रहे थे। तो उस समय ईरानियों ने इस क्षेत्र में आक्रमण करके यहाँ अपने साम्राज्य को स्थापित करना चाहा, और उस समय हमारे भारत की गिनती संपन्न देशों में हुआ करती थी। तो 550 ईसा पूर्व की बात है। 550 ईसा पूर्व में साइरस ने आक्रमण तो किया था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया साम्राज्य स्थापित करने में। उसी वंश का, उसी हखमनी वंश का एक दूसरा शासक था, जिसने 516 ईसा पूर्व में हमारे भारत में आक्रमण किया, जिसका नाम था डेरियस। जिसका नाम था डेरियस, या दारा बाहू भी कहते हैं इसको, या दारा भी कहते हैं। तो इसने 516 ईसा पूर्व में हमारे भारत में आक्रमण किया और अपने साम्राज्य को स्थापित करने में सफल भी हो गया। तो उसने इस जगह पर, इस प्रांत में, जो सिंधु नदी के इस तरफ वाला क्षेत्र, ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी के इस तरफ वाला जो भूभाग था, वहां अपने साम्राज्य को उसने स्थापित कर लिया। और उसने भारत के इस क्षेत्र को, भारत के इस क्षेत्र को ईरान का, फारस का एक प्रांत या छत्रप बना लिया। उस समय ईरान में 28 छत्रप हुआ करते थे। छत्रप यानी प्रांत हुआ करते थे, जिसमें भारत भी ईरान का एक छत्रप था, प्रांत था। 20वें नंबर का प्रांत कहा जाता था भारत को। तो यहां पर ईरानियों ने अपने साम्राज्य को स्थापित कर लिया और यहाँ के लोगों को वो अपनी फौज में भी शामिल करने लगे। अब ईरानियों के द्वारा इस क्षेत्र में जो निवासी थे, या सिंधु नदी के इस तरफ जो लोग निवास कर रहे थे, उन्हें एक नाम दिया गया। उन्हें नाम दिया गया हिंदू। अब बात करते हैं हिंदू। इस नदी का नाम तो सिंधु नदी है, जिसको हम इंडस नदी भी कहते हैं। सिंधु नदी को इंडस भी कहा जाता है। तो सिंधु नदी, तो सिंधु में स आता है, और ईरानी भाषा में स का उच्चारण ह के रूप में होता है। ईरानी भाषा में स का उच्चारण जो है, संस्कृत के स का उच्चारण वो ह के रूप में करते हैं। जैसे सप्ताह को हफ्ताह कहना, सड़क को हड़क कहना, सांप को हाप कहना। तो इस तरीके से फारसी भाषा में संस्कृत के स का उच्चारण ह के रूप में होता है। तो उन्होंने सिंधु के इस तरफ निवास करने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू कहा।
और ये लोग जो हैं, ये निवासी जो हैं, हिंदू जो हैं, ये जिस भाषा को बोलते थे उस भाषा को उन्होंने हिंदी कहा। तो इस तरीके से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई, जो कि ईरानियों के द्वारा दिया गया शब्द है। जैसा कहते हैं ना कि लड़का हमारे घर में होता है और नामकरण संस्कार दूसरे लोग करते हैं, वैसे ही हिंदी शब्द की भी बात है कि हिंदी हमारी भाषा तो है, लेकिन ये हमारे लोगों द्वारा दी गई भाषा नहीं है, ये विदेशियों द्वारा दी गई भाषा है। तो ईरानियों द्वारा ही सिंधु नदी के इस तरफ रह रहे लोगों को हिंदू कहा गया, और ये जो हिंदू जिस भाषा का प्रयोग करते थे उस भाषा को उन्होंने हिंदी कहा, और सिंधु के इस तरफ वाले क्षेत्र को उन्होंने हिंद क्षेत्र कहा, हिंद क्षेत्र कहा। तो इस तरीके से कई बार पूछा जाता है कि जो हिंदी है ये किस भाषा का शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो हमारा आंसर होना चाहिए कि हिंदी जो है ये विदेशज भाषा का शब्द है, ना तो तत्सम है, ना तो तद्भव है, ना तो देशज है, ये विदेशज शब्द है। तो इस तरीके से हिंदी भाषा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो चलिए हम बात करते हैं वर्ण की। किसे कहते हैं वर्ण? मुख से निकाली गई वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। तो चलिए समझते हैं। मैंने एक शब्द लिया यहाँ पर राम। यदि इस राम शब्द का मैं वर्ण विच्छेद करना चाहूँ तो कुछ इस तरह होगा, र धन आ धन म धन अ। तो इस तरीके से जो राम शब्द है इसका वर्ण विच्छेद ये हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे कि र इसके और अधिक टुकड़े नहीं हो पा रहे हैं, आ के भी नहीं हो पा रहे हैं, म के भी नहीं हो पा रहे हैं और अ के भी नहीं हो पा रहे हैं। तो इन ध्वनियों के और अधिक टुकड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो यही क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। यानी मुख से निकाली गई वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण कहलाते हैं, या भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। अब हम बात करते हैं कि वर्णों की संख्या कुल कितनी है। तो वर्णों की कुल संख्या 52 होती है। कुछ जगह हमें वर्णों की संख्या 48 भी देखने को मिलता है, वह भी सही है। तो 52 वर्णों की संख्या कब सही होती है और 48 वर्णों की संख्या कब सही होती है? यदि मैं बात करूं कि लेखन की दृष्टि से वर्णों की संख्या कितनी है या परंपरागत दृष्टि से वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर होगा 52। और यदि मैं बात करूं कि उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की संख्या कितनी है, तो उच्चारण की दृष्टि से वर्णों की संख्या 48 होती है। किन 4 वर्णों को उच्चारण की दृष्टि से वर्ण नहीं माना जाता, उसको हम आगे समझेंगे। अभी हम देख रहे हैं लेखन की दृष्टि से या परंपरागत दृष्टि से वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52 होती है। अब बात करते हैं कि वर्णों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो वर्णों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक भाग कहलाता है स्वर, एक भाग कहलाता है व्यंजन, और एक भाग कहलाता है अयोगवाह। तो हम पढ़ते हैं अब स्वर के बारे में। किसे कहते हैं हम स्वर? तो स्वर किसे कहेंगे? स्वर में स्व शब्द आया है, स्वर में स्व शब्द आया है, अर्थात स्वतंत्र। तो हम कह सकते हैं ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित होते हैं, जिनके उच्चारण के लिए अन्य किन्हीं भी वर्णों की सहायता नहीं लेना पड़ता, उन्हें हम स्वर कहते हैं। तो स्वर की संख्या होती है 11। और यदि बात करें कि स्वरों को हिंदी में कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो हिंदी में स्वरों को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है और संस्कृत में 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो देखते हैं स्वर के 2 भाग कौन कौन से हैं। यदि मैं यहां पर बोलूं पहला भाग, तो ह्रस्व स्वर कहलाएगा। स्वर का पहला भाग कहलाता है ह्रस्व स्वर, जिसको एक और नाम से भी जाना जाता है मूल स्वर, मूल स्वर। और इसे एक और नाम से भी जाना जाता है लघु स्वर, लघु स्वर। तो इस तरीके से ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर एक ही होते हैं। यदि इनकी संख्या की बात करें, यदि इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 4 मानी गई है। कौन कौन से हैं? तो इनकी संख्या होती है 4। सबसे पहले जानते हैं कि ह्रस्व स्वर कौन से ह्रस्व स्वर कहलाते हैं या मूल स्वर या लघु स्वर कहलाते हैं। तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, जिनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं। या हम इसको कह सकते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है। एक मात्रा यानी उच्चारण काल की अवधि। तो जिन स्वरों को उच्चरित करने में एक मात्रा का समय लगे या जिन स्वरों को उच्चरित करने में बहुत कम समय लगे, उसे हम ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? एक तो अ, छोटी ई, उ और री। तो ये 4 होते हैं
ह्रस्व स्वर। अब हम बात करते हैं स्वरों का दूसरा भाग। स्वरों का दूसरा भाग कहलाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। और दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। दीर्घ स्वरों की कुल संख्या 7 है। किसे कहते हैं हम दीर्घ स्वर? तो ऐसे स्वर जिनको उच्चारित करने में 2 मात्रा का समय लगता है। मात्रा यानी उच्चारण काल की अवधि। तो ऐसे स्वर जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है, या हम कह सकते हैं ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय लगता है, उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। और इनकी संख्या 7 होती है। कौन कौन से हैं देखते हैं दीर्घ स्वर। बड़ा आ, बड़ा ऊ, बड़ी ई, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा औ और बड़ा औ। तो ये 7 कहलाते हैं दीर्घ स्वर। ये 2 अलग अलग स्वरों से निर्मित होते हैं। यदि आ की बात करें तो अ और अ से मिलकर आ बनता है। ऊ की बात करें तो छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनाते हैं। छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं। इस आई की बात करें तो अ के बाद में यदि हम छोटी ई लगा दें तो आई बन जाता है। यदि हम अ के बाद में ये छोटा ए को लगा दें तो ये हो जाता है अए। यदि हम अ के बाद में छोटा ऊ लगा दें तो ये हो जाता है औ। और अ के बाद में ये छोटा ओ लगा दें तो ये हो जाता है औ। तो इस तरीके से ये जो दीर्घ स्वर होते हैं ये 2 असमान स्वरों से, 2 भिन्न भिन्न स्वरों से या समान स्वरों से या भिन्न भिन्न स्वरों से निर्मित होते हैं। इनका बहुत अच्छा उपयोग हमें संधियों में मिलता है। तो संधियों में और अच्छे से जानेंगे। ये ऊपर के जो 3 स्वर हैं इससे निर्मित होती है, इससे बनती है दीर्घ स्वर संधि। तो उनको हम और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहां पर हम बात करते हैं छोटा आई, बड़ा अए, छोटा औ और बड़ा औ। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है। इन्हें कहते हैं, इन चारों स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। इन चारों स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। इन चारों स्वरों को संयुक्त स्वर कहा जाता है। संयुक्त का अर्थ होता है मिला हुआ होना। तो 2 असमान स्वरों के मिलने से ये स्वर निर्मित होते हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अब एक स्वर और होता है लेकिन वो संस्कृत में होता है, जिसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। जिसको हम कहते हैं प्लुत स्वर। लेकिन यह हिंदी में नहीं, यह संस्कृत में होता है। ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे राम, इसका सिंबल ये होता है राम या ओम। तो इस तरीके से राम, ओम, ये प्लुत स्वर कहलाते हैं। ये जो बीच में लगा है ये प्लुत स्वर कहलाता है। और ये संस्कृत में होते हैं, हिंदी में 2 ही होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। इनका प्रयोग नाटकों में देखने को मिलता है। तो चलिए अब पढ़ते हैं व्यंजन। किसे कहते हैं हम व्यंजन? ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं होते, जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेना पड़ता है, तो उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क, च, ट, त, प। ये शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं। यदि इनके नीचे हलंत लगा है तो ये शुद्ध व्यंजन कहलाते हैं, जो कभी भी उच्चारित नहीं हो पाएंगे। अगर हम इनके बाद में, इन सभी शुद्ध व्यंजन के बाद में अस्वर लगा दें, सभी के बाद में हम अस्वर लगा दें तो ये हो जाएगा क, ये हो जाएगा च, ट, त और प। तो इस तरीके से शुद्ध व्यंजन हलंत होते हैं और इनके बाद अस्वर के लगने से हल चिन्ह गिर जाता है, हट जाता है और ये व्यंजन अकारांत हो जाते हैं। तो सभी व्यंजन अकारांत कहलाते हैं। तो बात करें हम कि व्यंजन की, तो ये शुद्ध व्यंजन है जो कभी भी मुख के बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक कि इनके अंत में अस्वर न लगा दिया जाए। इसलिए कहते हैं कि व्यंजन ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन का मतलब पकवान समझ सकते हैं सर, और पकवान का स्थान कहाँ होता है? मुख में होता है। वैसे ही व्यंजन वर्ण का स्थान भी मुख में होता है। कभी व्यंजन बाहर नहीं निकल पाते जब तक कि इनके अंत में अस्वर न लगा दिया जाए। और अस्वर के लगने से सभी व्यंजन अकारांत कहलाते हैं। सभी व्यंजन अकारांत कहलाते हैं। अकारांत का अर्थ होता है अ का आकार अंत में। तो ऐसे
व्यंजन जिनके अंत में अ का आकार बनता है वे अकारांत कहलाते हैं। तो सभी व्यंजन के अंत में अ का आकार बनता है, इसलिए अकारांत कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन की कि व्यंजन होते कितने हैं, इनकी संख्या कितनी है। तो व्यंजनों की कुल संख्या 33 है, जिसमें 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, 4 अंतःस्थ व्यंजन होते हैं और 4 ऊष्म या संघर्षी व्यंजन होते हैं। 2 द्विगुण व्यंजन को शामिल कर दिया जाता है तो इनकी संख्या 35 हो जाती है। तो इस तरीके से 33 और 2 35 व्यंजन होते हैं। तो अब हम इनका वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो व्यंजनों के वर्गीकरण में हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन और इनकी संख्या होती है 25। तो किसे कहते हैं हम स्पर्श व्यंजन, नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे व्यंजन जिनको उच्चरित करते समय प्राणवायु मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करे, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजन वर्गीय होते हैं, स्पर्श व्यंजन वर्गीय होते हैं, वर्ग में विभक्त होते हैं। पहला वर्ग कहलाता है इसका क वर्ग, दूसरा वर्ग कहलाता है इसका च वर्ग, तीसरा ट वर्ग, चौथा त वर्ग और पांचवा प वर्ग। तो इस तरीके से 5 वर्गों में विभक्त होते हैं और प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत 5-5 स्पर्श व्यंजन होते हैं। क वर्ग के अंतर्गत 5 स्पर्श व्यंजन कौन से होंगे? क, ख, ग, घ, इंग। फिर च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ और म। तो इस तरीके से 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। हम बात करें क वर्ग की तो क, ख, ग, घ, इंग, जब हम इन 5 वर्णों को बोलते हैं तो प्राणवायु कंठ को स्पर्श करते हुए निकलती है। आप बोल के देखेंगे क, ख, ग, घ, इंग। जब हमने इन 5 बाणों को बोला तो प्राणवायु कंठ को स्पर्श करते हुए मुख के बाहर निकली, इसलिए क वर्ग को कंठे कहा जाता है। इन 5 बाणों को कंठे कहा जाता है। तो इनका स्थान जो होता है वह कंठ में होने के कारण ये कंठे कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं च वर्ग की कि च वर्ग को जब हम बोलते हैं च, छ, ज, झ, य, तो जीभ जो है तालु को स्पर्श करती है, जीभ मुख में तालु को स्पर्श करती है। आप बोल के देखेंगे च, छ, ज, झ, य। तो जीभ ने तालु को स्पर्श किया, इसलिए च वर्ग तालव्य कहलाता है। तो च वर्ग का स्थान तालु में होने के कारण यह तालव्य कहलाते हैं। इन 5 स्पर्श व्यंजन को तालव्य कहते हैं। अब हम बात करते हैं ट वर्ग की। ट वर्ग के अंतर्गत आते हैं ट, ठ, ड, ढ और ण। जब हमने इन 5 बाणों को उच्चरित किया, इन 5 बाणों का उच्चारण किया, तो जीभ ने मूर्धा को स्पर्श किया। मूर्धा यानी तालु के आगे वाला हिस्सा, छत का आगे वाला भाग। तो जब हम ट, ठ, ड, ढ, ण इनको बोलते हैं तो जीभ तालु के आगे मूर्धा को स्पर्श करती है, इसलिए मूर्धन्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं ये? मूर्धन्य कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं त वर्ग की। त वर्ग के अंतर्गत आते हैं त, थ, द, ध, न। तो त, थ, द, ध, न को जब हम बोल रहे हैं तो जीभ दांतों को स्पर्श करती है, इसलिए त वर्ग को दंतव्य कहा जाता है। त वर्ग को दंतव्य कहा जाता है। आप बोल के देखेंगे त, थ, द, ध, न। चलिए प वर्ग के अंतर्गत देखेंगे आते हैं प, फ, ब, भ और म। तो प, फ, ब, भ को जब हम बोलते हैं तो दोनों ओठ आपस में स्पर्श करते हैं और प्राणवायु ओठों को स्पर्श करते हुए बाहर निकल जाती है, इसलिए प वर्ग को ओष्ठ कहा जाता है। प वर्ग को ओष्ठ कहा जाता है। तो इस तरीके से स्पर्श व्यंजन जो हैं वो वर्गीय होते हैं और मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करते हुए प्राणवायु निकलती है, या जीभ मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि इन्हें हमें ऐसे भी याद रखना पड़ता है क, च, ट, त, प। तो ये जो पहला वर्ग है, स्तंभ में जो पहला वर्ग होता है इसको प्रथमाक्षर कहते हैं, इसको हम प्रथमाक्षर कहते हैं। दूसरे नंबर के कॉलम का जो वर्ण होता है स्पर्श वर्ण व्यंजन, इसको हम द्वितीय अक्षर कहते हैं। उसी तरीके से
तीसरे को तृतीय अक्षर, चौथे को चतुर्था अक्षर और पांचवें को पंचमा अक्षर कहा जाता है। पंचमा अक्षर कहा जाता है। पंचमा अक्षर का एक और नाम है नासिक वर्ण। पंचमा अक्षर को एक और नाम से जाना जाता है नासिक वर्ण। तो नासिक वर्ण क्यों कहते हैं कि जब हम पंचमा अक्षर इंग, य, ण, न, म इसका उच्चारण करते हैं तो प्राणवायु मुख से तो निकलती है, मुख के साथ साथ नासिका से भी निकलती है, और यही कारण है कि पंचमा अक्षर को नासिक के वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बाकी के जितने भी वर्ग हैं इनको मुख से ही बोला जाता है, इनका उच्चारण सिर्फ और सिर्फ मुख से होता है, और पंचमा अक्षर का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका से भी होता है। हमें इनको ऐसे भी याद रखना पड़ता है। प्रथमा अक्षर क, च, ट, त, प, द्वितीय अक्षर ख, छ, ठ, थ, फ, तृतीय अक्षर ग, ज, ड, द, ब, और चतुर्थ अक्षर को घ, झ, ढ, ध, भ। तो इसका हम व्यंजन संधि में बड़ा अच्छा उपयोग मिलता है हमको। व्यंजन संधि में इनका बहुत अच्छा उपयोग देखने को मिलता है कि कचट तप का गजट दब में परिवर्तन। तो चलिए व्यंजन के अंतर्गत अब हम दूसरा भाग पढ़ते हैं, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन इनकी संख्या 4 होती है, इनकी कुल संख्या 4 होती है। किसे कहते हैं हम अंतःस्थ व्यंजन? जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अंतःस्थ, अंतः का मतलब होता है अंदर और स्थ मतलब स्थान। तो जिन व्यंजनों का स्थान अंदर हो, अब अंदर का मतलब कंठ, गले के मध्य में हो, यानी हम बोल सकते हैं ऐसे व्यंजन जो गले के मध्य भाग से बोले जाते हैं, जिनका उच्चारण स्थान गले के मध्य भाग में होता है, उन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, ये जो 4 वर्ण हैं ये अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। आप इन चारों वर्णों का उच्चारण करके देखेंगे, य, र, ल, व, तो प्राणवायु गले के मध्य भाग से निकलती है, इसलिए इन्हें हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन के अंतर्गत तीसरा भाग, जिसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन, जिसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को एक और नाम से भी जाना जाता है, ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है, और इनकी संख्या होती है 4। तो कौन कौन से होते हैं ऊष्म व्यंजन? एक तो होगा स, फिर दूसरा श, तीसरा स और चौथा ह। इनको कहा जाता है ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। तो यदि हम समझना चाहें तो समझ सकते हैं, ऊष्म का मतलब होता है गर्म, ऊष्म का मतलब होता है गर्म। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय मुख से गर्म हवा निकले, हमें ऐसा प्रतीत हो कि मुख से ऊष्म वायु निकल रही है या गर्म हवा निकल रही है, तो उन्हें हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। संघर्षी व्यंजन, संघर्ष का मतलब होता है घर्षण करते हुए या संघर्ष करते हुए। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय प्राणवायु संघर्ष करते हुए या घर्षण करते हुए मुख से बाहर निकले, उन्हें हम कहते हैं संघर्षी व्यंजन। तो श, स, स, ह, इन्हें संघर्षी व्यंजन या ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तीनों स का उच्चारण अलग अलग होता है, श, स, स नहीं है। यदि हम बात करें इस स की, तो इसका उच्चारण स्थान तालु में होता है, तो इसका उच्चारण स्थान में जीभ तालु को स्पर्श करती है, श। इस स के उच्चारण में जीभ मूर्धा को स्पर्श करेगी, श, और इस स के उच्चारण में जीभ दांतों को स्पर्श करेगी, स, और ह बोलते समय प्राणवायु कंठ से निकलती है, इसलिए इसे हम, इस स को हम तालव्य, इसे हम मूर्धन्य, इसे हम दंत और इसे हम कंठ कहते हैं। तो इस प्रकार से श, श, स और ह, ये चारों को हम ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन का अन्य भाग, जिसे हम कहते हैं द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, और एक नाम से जाना जाता है इसे, और एक नाम से नए व्यंजन। इनकी संख्या 2 होती है। तो किसे कहते हैं हम? द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन या नए व्यंजन। तो इस ड से बनता है ड़ और इस ढ से बनता है ढ़।
तो इस तरीके से ड़ और ढ़ ये द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या नए व्यंजन कहलाते हैं। द्विगुण का मतलब होता है दो गुण होना। द्विगुण का मतलब होता है दो गुणों का होना। ऐसे वर्ण जो अपने आप में दो गुण लिए होते हैं उन्हें हम द्विगुण कहते हैं। तो ड़ और ढ़ इनमें दो गुण होते हैं। कैसे? यदि हम बात करें संस्कृत में, हम बोले आषाढ़, संस्कृत में हम इसको आषाढ़ पढ़ते हैं, लेकिन जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो इसको आषाढ़ पढ़ते हैं। संस्कृत में हम पीड़ा पढ़ते हैं, लेकिन जब हम हिंदी में पढ़ते हैं तो इसको पीड़ा पढ़ते हैं। तो इनमें दो गुण हो गए, एक संस्कृत वाले गुण और एक हिंदी वाले गुण, इसलिए ये द्विगुण कहलाते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन, संस्कृत में ये व्यंजन नहीं है। संस्कृत में ड और ढ ही है, ड़ और ढ़ जो है ये संस्कृत में नहीं है। तो संस्कृत से ही उत्पन्न हुए हैं। संस्कृत के ड से उत्पन्न हुआ है ड़ और संस्कृत के ढ से उत्पन्न हुआ है ढ़, इसलिए उत्पन्न होने के कारण इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। और ये हिंदी में हमारे लिए नए व्यंजन है, क्योंकि संस्कृत के पूरे वर्ण, हिंदी के पूरे वर्ण संस्कृत से ही लिए गए हैं। संस्कृत के वर्णों को ही हिंदी में लिया गया है, लेकिन इन दो वर्णों को, ये दो वर्णों का जो है निर्माण ये बाद में हुआ है। नए व्यंजन इसलिए कहलाते हैं ये। तो हम बात करते हैं अब इसके बाद दूसरा व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, और इन संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। इन संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। छ जो है वो क के नीचे हलंत के बाद षटकोण वाला स के आने से बनता है। त के नीचे हलंत, उसके बाद र आ जाए तो त्र का निर्माण हो जाता है। ये ज्ञ जो है ये ज के बाद, ज के नीचे हलंत के बाद य आने से बनता है, और श्र स के बाद र के आने से बनता है। तो इस तरीके से क्ष, त्र, ज्ञ, श्र दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। संयुक्त का मतलब होता है मिलना, मिलकर बनना। तो संयुक्त व्यंजन मतलब ऐसे व्यंजन जो दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर बने संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्ष क धन स से बना है, त्र त धन र से बना है, ज्ञ ज के बाद य के आने से बना है, और श्र स के बाद र के आने से बना है। तो इस तरीके से तो ये जो छत्र ज्ञ श्र है, यही वो 4 वर्ण हैं जो उच्चारण की दृष्टि से वर्ण नहीं माने जाते। क्योंकि वर्ण की डेफिनेशन होती है कि ऐसे वर्ण की डेफिनेशन होती है कि मुख से निकाली गई वो छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। तो इन 4 वर्णों में वर्ण की डेफिनेशन नहीं लगती, सेट नहीं होती। यही कारण है कि ये 4 वर्ण उच्चारण की दृष्टि से वर्ण नहीं माने जाते, क्योंकि ये अलग अलग दो भिन्न भिन्न व्यंजनों से मिलकर बनते हैं। तो चलिए, ये हमने संयुक्त व्यंजन के बारे में जाना।